कहानी की शुरुआत होते ही हमें एक विशाल ड्रैगन को दिखाया जाता है जिसने इस धरती के सबसे बड़े बीस्ट का अंडा चुरा लिया था, जिसकी वजह से इस धरती पे मौजूद सबसे पावरफुल वॉरियर और कल्टीवेटर्स ने इसे पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी थी, मगर वो उसे पकड़ नहीं पाते क्योंकि वो विशाल ड्रैगन तो इतना ज्यादा पावरफुल था और वो अकेला ही सभी कल्टीवेटर का मुकाबला करने के काबिल था, इसीलिए तो ये इसे पकड़ नहीं पा रहे थे और ये आगे बढ़ता हुआ उन तमाम वॉरियर को भी मार गिराया जा रहा था। वहाँ पर मौजूद सभी पावरफुल वॉरियर और कल्टीवेटर्स ने उसे पकड़ने के लिए थंडर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सभी के सभी थंडर फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करते हुए वहाँ से निकल जाता है। पर हमें उस ड्रैगन की एक और क्वालिटी बताई जाती है कि वो अपने आप को किसी भी रूप में चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर वो एक छोटे से लावा में तब्दील हो गया था और इसीलिए वो तमाम कल्टीवेटर्स ना तो उस ब्लू ड्रैगन को पकड़ सके और ना ही उसके पास मौजूद उस एग को। फिर यहाँ पर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यांग फैमिली ने चू फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया था। फिर यहाँ पर हमें अपनी स्टोरी का मेन लीड यानी कि चू फैमिली का यंग एल्डर मास्टर दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर अपनी फैमिली को बर्बाद होता हुआ छोड़कर जंगल की तरफ भाग जाता है, क्योंकि अभी के लिए तो मू योंग इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था कि वो अपनी फैमिली का डिफेंस कर सके। और यहाँ पर यांग फैमिली भी उसका पीछा करते हुए फॉरेस्ट में आ जाती है और यहाँ पर वो अपनी सोल बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए उसके सभी साथियों को मार गिराए जा रहे थे। फिर वो लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो यहाँ पर यांग फैमिली का यंग मास्टर उसके सामने आते हुए कहता है कि तुम्हारे फादर और तुम्हारे एल्डर मास्टर को तो हम ऑलरेडी मार चुके हैं और इसीलिए अब तुम भी अपना वक्त बर्बाद करना बंद करो, क्योंकि आज के बाद हम तुम्हारे किसी भी फैमिली मेंबर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर यहाँ पर हमें एक और भी डेमन पैलेस का मेंबर दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर यांग फैमिली के साथ हाथ मिला लेता है ताकि चू फैमिली को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर सके। और वो भी उसे यही कह रहा था कि तुम्हें ढूंढते हुए हम और हमारे बीस्ट काफी ज्यादा थक चुके हैं और तुम्हें तो इतनी पावर भी नहीं कि तुम अपने लिए एक सोल बीस्ट ही ढूंढ सको। फिर यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। यहाँ पर यांग फैमिली के यंग मास्टर में एक व्हाइट कलर की नाइट सोलमेट निकलती है जो उसकी पूरी बॉडी को बर्बाद करके रख देती है। फिर इसी तरह से वो व्हाइट नाइटमेयर सभी डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करते हुए उन सभी की सोल्स को अब्सॉर्ब कर रहा था। फिर यहाँ पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर काफी किस्म के सोल पेट्स होते हैं और अगर हम नाइटमेयर सोल्स को गिने आते तो वो भी सोल पेट्स में ही है, लेकिन उन्हें इवल सोल पेट कहा जाता है। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि ये नाइटमेयर 3 तरह के होते हैं, जिसमें से एक होता है व्हाइट नाइटमेयर और दूसरा होता है ग्रीन नाइटमेयर और एक होता है ब्लू नाइटमेयर। लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा खतरनाक होता है व्हाइट नाइटमेयर। और ये व्हाइट नाइटमेयर्स तो इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि इनकी भूख तो कभी भी खत्म नहीं होती और ये कल्टीवेटर की बॉडी के साथ जुड़ जाते हैं और हमेशा से उनकी पावर्स को खुद में एब्जॉर्ब करते रहते हैं। और दोबारा फिर से यहाँ पर हम उस व्हाइट नाइटमेयर को देखते हैं जो कि सभी डिसाइपल की बॉडी में से उनकी सोल्स को एब्जॉर्ब कर रहा था। फिर उसी वक्त यहाँ पर डीमन मास्टर का जिया आ जाता है, जो कि उस व्हाइट नाइटमेयर को बहुत ही आसानी से एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए कैद कर लेता है। अब मू यांग का यहाँ पर डिसाइपल फौरन से उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो कहता है कि मुझे तो इस व्हाइट नाइटमेयर की एनर्जी ने यहाँ पर खींच लिया है, क्योंकि मुझे तो इसकी काफी ज्यादा जरूरत है। लेकिन अभी अफसोस की बात है कि अभी ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ। ये कहते हुए वो उसे आजाद कर देते हैं और दोबारा फिर से वो काफी ज्यादा डिसाइपल्स की सोल को खुद में एब्जॉर्ब करके थोड़ा और भी पावरफुल हो गया था। फिर वो बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल होने के बाद मोयान की तरफ जाता है। मोयान तो यहाँ पर ऑलरेडी काफी ज्यादा गुस्से में था, तो वो उसे देख के कहता है कि आज की रात मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहता हुआ वो भी अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करते हुए उसके साथ अटैक करता है। अब ये देखते हुए वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे, क्योंकि वो लोग तो मोयान की पावर से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थे। ये देखते हुए डेविल मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे और वो मोयान की पावर भी उन्हें काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। तो वो व्हाइट नाइटमेयर को उसकी बॉडी के अंदर समा देते हैं, जिसकी वजह से वो उसकी सारी बॉडी की पावर को खुद में एब्जॉर्ब करने लगता है, ताकि वो उस व्हाइट नाइटमेयर को बाद में खुद की पावर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सके। फिर वो डेविल मास्टर हवा में उड़ते हुए कहते हैं कि इस लड़के को उठा के नाइटमेयर आइसलैंड में ले जाओ और इस लड़के को तब तक जिंदा रखो जब तक ये लड़का मर नहीं जाता, और फिर मैं इसकी व्हाइट बीस्ट की एनर्जी को खुद के लिए इस्तेमाल करूंगा। ये बात करके डेविल मास्टर तो वहाँ से चले जाते हैं। तो यांग मास्टर कहते हैं कि हमें यहाँ पर इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये चू फैमिली का इकलौता वारिस बचा है। तो मास्टर डीन भी कहते हैं कि आपको इस बात में फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये व्हाइट नाइटमेयर को जल्दी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और जल्द ही मारा जाएगा। ये कहकर वो उसे उठा के नाइटमेयर आइसलैंड में ले आते हैं और यहाँ पर और भी काफी ज्यादा बच्चे हैं जिन्हें किडनैप करके यहाँ पर लाया जाता है। दरअसल ये डीमन पैलेस का एक ऐसा क्लेन है जिसे काउ हैंडल कर रहे थे और यहाँ पर दुनिया भर से बच्चों को किडनैप करके लाया जाता था। फिर ये लोग उनका सोल पेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाते थे ताकि वो अपने आप को पावरफुल कर सके, और उनमें से जो भी सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल होता है फिर ये इसे अपने डीमन क्लैन में शामिल कर लेते हैं। अब मोयान भी यहाँ पर इन्हीं बच्चों में से एक था और यहाँ पर मिस्टर काउ तो एक खून की होली खेलने वाले थे, क्योंकि वो तमाम स्पिरिचुअल बीस्ट को उन सारे बच्चों के ऊपर छोड़ देते हैं जो कि उनको पकड़ पकड़ के मारे जा रहे थे। और ये सारा खून खराबा देख के मिस्टर काउ को तो काफी ज्यादा मजा आ रहा था। यहाँ पर मोयान भी सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल पावर अभी इतनी ज्यादा इनहेंस नहीं हुई थी। अब यहाँ पर इस लड़ाई के दौरान तो एक मोटा सा बच्चा एक लड़की को और मोयान को पकड़ के उस वुल्फ के सामने फेंक देता है और मिस्टर काउ उस लड़के की चालाकी से काफी खुश हो रहे थे कि ये लड़का बड़ा होकर बहुत ही अच्छा डिसाइपल बनेगा।
फिर वो मैट वुल्फ यहाँ पर मोयान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो फौरन से ही साइड पे हो गया था। फिर वो उस लड़की की तरफ जाता है तो वो उस लड़की को भी बचा के साइड पे कर देता है। ये देख के उस मैट वुल्फ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन लोगों के सामने जाता हुआ अपनी फ्लैशिंग नाइट से उनके ऊपर अटैक करता है। और मोयान का मुकाबला तो यहाँ पर उस बीस्ट के साथ था, इसीलिए वो खुद को बचाते हुए भी, लेकिन वो फिर भी उसको थोड़ा सा घायल कर देता है, जिससे मोयान का ब्लड भी निकल रहा था। फिर इससे पहले कि वो क्ले वुल्फ उसके ऊपर दोबारा से अटैक करता है, एक बेल की वजह से ये सारा खूनी खेल एकदम से रोक दिया जाता है। ये देखते हुए मिस्टर काउ को काफी गुस्सा आता है, तो वो उस डिसाइपल से कहते हैं कि तुमने इस खेल को क्यों रोक दिया। तो वो डरते डरते उन्हें बताने लगता है कि मास्टर रूल की वजह से हमें कुछ बच्चों को जिंदा रखना होगा, अगर सारे बच्चे मारे गए तो हम अपने खेल को कैसे जारी रखेंगे। तो मास्टर को भी रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो मास्टर उन्हें कहते हैं कि तुम सब बहुत ही खुशकिस्मत हो क्योंकि तुम लोग इस खेल में बच गए हो, लेकिन तुम लोगों के पास सिर्फ 3 महीने हैं। 3 महीने में तुम लोगों को अपने लिए सोल पैड ढूंढना होगा, जिससे ताकतवर करके तुम अपनी जिंदगी को बचा सकते हो। और जो लोग अपने लिए सोल पैड ढूंढ के ताकतवर होंगे उनमें से भी सिर्फ 10 को ही चुना जाएगा जिनकी जिंदगी बचाई जाएगी। फिर वो दिल ही दिल में सोच रहे थे कि मोयान के पास भी अब बस थोड़ा ही वक्त बचा है। फिर उसके बाद मोयान यहाँ पर अपनी फैमिली की आखिरी निशानी यानी कि कॉइन को उठाने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन जैसे ही वो उस कॉइन को उठाने लगता है तो वो मोटू मुशु आके उसके ऊपर पाँव रख देता है। फिर यांकू यहाँ पर उस पर हंसते हुए कहता है कि ये तो चू फैमिली का मेंबर है और देखो इसे यहाँ पर आके कैद में रहना पड़ रहा है, जरा बच के रहना, ऐसा ना हो कि तुम्हारी जान भी इस कंपटीशन में जल्दी चली जाए। और यहाँ पर मुझे भी इतना गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। फिर हंसते हुए वहाँ से चला जाता है, लेकिन मोयान उसकी बातों की ज्यादा परवाह नहीं करता, अपना पेंडेंट उठाता है और रूम में आ जाता है। रूम में आके वो अपने जख्म के ऊपर मरहम लगाने की कोशिश करता है, जो कि उसको मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पर वही वाली लड़की आ जाती है जिसकी उसने जान बचाई थी। वो उसे कहती है कि लाओ मैं तुम्हारी मदद कर दूं। फिर वो उसके जख्मों के ऊपर मरहम लगाती है और साथ ही उसका शुक्रिया भी अदा करती है कि आज तुमने मुझे बचाया। लेकिन मोयान उसे कहता है कि ये नाइटमेयर आइलैंड है, यहाँ पर मौत का कुछ भी पता नहीं, इसीलिए तुम्हें पल पल अपना ख्याल खुद रखना होगा। तो मैंग्यू कहती है कि हाँ तुमने ठीक कहा। अब यहाँ पर मोयान बगैर टाइम वेस्ट किए हुए यहाँ पर अपना वेपन उठा के बाहर निकल जाता है ताकि वो अपना सोल पैड ढूंढ सके। फिर नेक्स्ट इन मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर मोयान एक सोल क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए चारे की तरह उसे फेंक रहा था ताकि कोई पेट उसे आके खाए और वो उसे अपने सोल पेट बना सके। तो मोयान के देखते देखते वो उसका सोल क्रिस्टल खा के वहाँ से चली जाती है। मोयान भी उसे नहीं पकड़ना चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि वो किसी स्ट्रॉन्ग पेट को अपना पेट बनाए। दोबारा फिर से मोयान ट्राई करते हुए अपना सोल क्रिस्टल रखता है और एक दरख्त के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है ताकि वो किसी पेट का इंतजार कर सके। यहाँ पर उसे भूख भी लग जाती है तो अपना खाना भी निकाल लेता है। सामने उसे झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ नजर आता है तो वो देखता है कि एक बहुत ही प्यारा सा सिल्क वर्म था। वो अपना खाना उसके साथ भी शेयर कर लेता है। और दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि ये सिल्क वर्म कौन सा सिल्क वर्म था, लेकिन मोयान तो सिल्क के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन वो तो बस उसे क्यूट सा पेट समझ के अपने पास ऐसे ही रख लेता है और उसे अपने शोल्डर पे बैठा लेता है। और उसी वक्त नीचे से एक लेवल 9 का बीस्ट वहाँ से गुजरता है, लेकिन मोयान अभी स्टेज पे नहीं था कि उससे फाइटिंग कर सके, तो वो ऊपर ही छुपा रहता है। फिर उस बीस्ट के जाते ही यहाँ पर एक ब्लू कलर की फॉक्स आती है जो कि मोयान के फेंके हुए सोल बीस्ट को फिर से खा लेती है। अब मोयान तो उसे पकड़ना चाहता है ताकि उससे अपना सोल क्रिस्टल वापस ले सके, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ता वो आगे को भाग जाती है। लेकिन इन दो फॉक्स में एक बात तो बिल्कुल फेमिलियर थी कि दोनों के माथे के ऊपर मून बना हुआ था, यानी कि ये मून फॉक्स थे। मोयान को कुछ समझ नहीं आती। फिर कुछ दिन के बाद ये सब कुछ दोबारा ट्राई करता है, यानी कि अपना सोल क्रिस्टल फेंकता है। तो अब यहाँ पर एक छोटी क्यूट सी फॉक्स आती है उसको खाने के लिए। तो मोयान सोचता है कि हमेशा मेरे सोल क्रिस्टल को खाने के लिए क्यूट क्यूट से फॉक्स ही आ रहे हैं, इसका मतलब तो ये कि मेरा फेट इनके साथ जुड़ा है, यानी कि मुझे इनको ही अपना सोल पेट बनाना होगा। ये सोचते ही वो अपने विंड पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे ट्रैप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो छोटी सी फॉक्स भी उसमें से निकलने की पूरी जान लगा देती है और ऑलमोस्ट उसमें कामयाब भी हो जाती है। मोयान ये देख के काफी हैरान होता है कि ये तो सिर्फ 3rd लेवल की एक छोटी सी बीस्ट है, लेकिन उसके अलावा ये इसमें से कैसे निकल सकती है, लेकिन वो भी कोई आम मून फॉक्स नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो फॉक्स वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो मोयान के शोल्डर के ऊपर बैठा हुआ वो सिल्क वर्म अपना सिल्क फेंक के उसे फौरन से जकड़ लेता है। मोयान उसे कहता है कि मेरे नन्हे दोस्त तुम तो काफी ज्यादा शातिर निकले। फिर मोयान जैसे ही यहाँ पर उस बीस्ट को पकड़ता है तो वो देखता है कि ये तो एक म्यूटेटेड बीस्ट है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी बीस्ट अपने आप को लो लेवल से हाई लेवल में कन्वर्ट कर सकता है। मोयान को याद आता है कि इसका मतलब ये हुआ कि ये वही सोल बीस्ट है जिसने मेरे सोल क्रिस्टल को खा के 3 दफा अपने रंगों को तब्दील किया। फिर मोयान यहाँ पर फैसला कर लेता है कि वो इसी मून फॉक्स को अपना सोल पेट बनाएगा। ये सोचते ही वो उसके ऊपर अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पर मून फॉक्स काफी ज्यादा इरिटेट हो रही थी, तो मोयान उसके पास जाके उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरे नन्हे दोस्त ये आइलैंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और तुम यहाँ पर जल्दी ही मारे जाओगे, इसीलिए तुम्हें सरवाइव करने के लिए मेरी जरूरत और मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अब मोयान के इतने प्यार से समझाने के बाद वो मून फॉक्स फौरन से उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाती है और अब उसे मोयान से डर भी नहीं लग रहा था, बल्कि वो मोयान की गोद में आ गई थी। ये देखते हुए उन दोनों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है। फिर मोयान उसे काफी ज्यादा प्यार करता है और उसे कहता है कि तुम बहुत ही प्यारी सी फॉक्स हो, मुझे तुम्हारा कोई प्यारा सा नाम भी रखना चाहिए। ये कहकर वो उसे मूजी नाम देता है। फिर मोयान उसे वहाँ से ले जाता है और उसका काफी ज्यादा ख्याल रखता है और उसके पास जितने भी सोल क्रिस्टल्स थे
वो सभी के सभी उसे खिला देता है और देखते ही देखते मूजी एक बहुत ही प्यारी सी फॉक्स में तब्दील हो गई थी, जो कि लेवल 6 की बीस्ट बन चुकी थी। फिर वो मूजी के बारे में काफी कुछ जानने की कोशिश करता है, क्योंकि आगे को उन दोनों ने सारी फाइट्स इकट्ठा ही तो करनी थी, और यहाँ पर वो उसके बारे में एक बुक भी लिखता है ताकि उसे मजीद जान सके। फिर यहाँ पर घूमते हुए उसे एक रात बहुत ही प्यारा सा एलेक्जेंडर नजर आया, जिसे पकड़ने के लिए इससे पहले तो वहाँ पर पहुंच सकता, यहाँ पर मोटो शेंगू अपने मैड बीस्ट के साथ आ गया था। तो वो मोयान को देख के कहता है कि तुम तो वही चू फैमिली के छोटे से लड़के हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बार बार मेरे आगे आने की। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे गुस्सा मत दिलाना, वरना मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। तो मोयान यहाँ पर सोचता है कि अगर मैंने इसके साथ आज मुकाबला ना किया तो ये फाइटिंग में भी मेरे साथ लड़ने के लिए आ जाएगा, इसीलिए इसका हल तो मुझे आज ही निकालना पड़ेगा। तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे गुस्सा ना दिलाओ। तो शेंगू से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मेरा मैड वुल्फ लेवल 8 का बीस्ट है, जो कि तुम्हारा कुछ भी नहीं छोड़ेगा। फिर शेंगू अपने बीस्ट को हुक्म देते हुए कहता है कि मूजी के ऊपर अटैक करो। तो मोयान भी मूजी को हुक्म देते हुए कहता है कि फौरन से अपनी शैडो टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करो, और मूजी यहाँ पर इस टेक्निक का यूज करते हुए बार बार उसे डॉज कर रही थी। तो यहाँ पर शेंगू गुस्से में आके कहता है कि तुम लोगों को डॉज करने के अलावा और भी कुछ आता है या नहीं, और फिर वो उसे कहता है कि तुम्हारी छोटी सी फॉक्स मेरे इतने बड़े बीस्ट का क्या ही बिगाड़ पाएगी। तो यहाँ पर मोयान कहता है कि अच्छा तुम अपने फॉक्स की चीखें सुनना चाहते हो। ये कहकर वो मॉक्सी को हुक्म देता है कि जाओ। तो मॉक्सी भी यहाँ पर टेलीपोर्टेट होते हुए उसके ऊपर अपने पंजों से वार करना शुरू करती है, जिसकी वजह से वो बीस्ट थोड़ा सा इंजर्ड भी हो गया था। और अपने बीस्ट को घायल होता हुआ देख के यहाँ पर शेंगू भी थोड़ा हैरान हो गया था कि मेरा तो 8 लेवल का बीस्ट है, तो एक छोटी सी फॉक्स इसको भला कैसे घायल कर सकती है। और वो मैड बीस्ट दोबारा फिर से अटैक करने के लिए आता है, लेकिन मूजी भी यहाँ पर अपनी क्लैट टेक्निक का यूज करते हुए उसके ऊपर दोबारा फिर से एक पंजा मारती है। अब शेंगू को यहाँ पर हैरान देख के मोयान भी कहने लगता है कि चलो मॉक्सी अपनी असल फॉर्म में आओ। उसके बाद सुनते ही मॉक्सी भी यहाँ पर अपनी रियल फॉर्म में आ जाती है। ये देखते शेंगू भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये तो 9 लेवल की मून फॉक्स है, आखिर ये पेट इसको मिला कहाँ से, और मुझे इसका किस्सा आज के आज ही खत्म करना होगा, वरना ये आने वाली फाइट में मेरा कोई हाल नहीं छोड़ेगा। तो वो अपने बीस्ट को दोबारा फिर से ऑर्डर करता है कि मॉक्सी के ऊपर अटैक करो, लेकिन मॉक्सी भी यहाँ पर अपनी शैडो टेलीपोर्टेशन यूज करते हुए उसके अटैक को बार बार डॉज किए जा रही थी। अब यहाँ पर शेंगू काफी ज्यादा गुस्से में आता हुआ अपने मैड वुल्फ से कहता है कि अपना ब्लड लैस टेक्निक को यूज करो। ये कहते हैं यहाँ पर मैड वुल्फ में काफी ज्यादा रेड कलर की एनर्जी एल्विश होना शुरू हो गई थी। देख के मोयान भी थोड़ा सा घबरा गया था, क्योंकि मैड वुल्फ जैसे ही अपनी रेड लॉस्ट एनर्जी को ऑन कर लेते हैं तो वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। मोयान का ये सोचना ही था कि यहाँ पर मैड वुल्फ की एनर्जी और भी ज्यादा बूस्ट हो जाती है और उसकी स्पीड में भी काफी ज्यादा इजाफा होता है, और यहाँ पर वो अपनी एनर्जी के जरिए मॉक्सी के ऊपर अटैक करने ही वाला था। तो मोयान मॉक्सी से कहता है कि जल्दी से अपनी शैडो टेलीपोर्टेशन की एनर्जी को एक्टिवेट करो। तो यहाँ पर वो इस अटैक से तो बच ही जाती है। मोयान जानता था कि मॉक्सी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो मॉक्सी से कहता है कि इससे दूरी बनाए रखो, इससे पहले कि मैं कुछ सोच नहीं लेता। तो यहाँ पर मॉक्सी भी एक दरख्त के ऊपर जाके बैठ जाती है। शेंगू जानता था कि उसका मैड बीस्ट दरख्त के ऊपर नहीं चढ़ सकता, इसीलिए वो मॉक्सी से कहता है कि अभी के अभी नीचे उतरो, वरना मेरा बीस्ट अब की दफा तुम्हारे मालिक के ऊपर अटैक करेगा। अब ये सुनते ही मॉक्सी को भी नीचे उतरना ही पड़ा। मॉक्सी ने नीचे आते ही मैड वुल्फ के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन मैड वुल्फ उसको काफी बुरी तरह से घायल करके दूर फेंक देता है। मोयान ने मौजी को घायल देखा तो अपना चाकू भी निकाल लेता है, लेकिन मैड वुल्फ यहाँ पर मोयान को भी जकड़ चुका था। यहाँ पर तो अब सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक हो गई थी, क्योंकि मूजी तो अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो पा रही थी, जबकि मोयान को भी उसने जकड़ रखा हुआ था। ये सब कुछ अभी यहाँ पर चल ही रहा था कि यहाँ पर अचानक से मून की रोशनी मूजी के ऊपर पड़ना शुरू हो गई, जिसकी वजह से उसके सारे जख्म आहिस्ता आहिस्ता हील होना शुरू हो गए थे, और इसी वजह से उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा एनर्जी भी एलिश होना शुरू हो गई थी, और मूजी के सारे वुंड्स भी अभी यहाँ पर हील हो चुके थे। ये देखते हुए शेंगू और मोयान दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि मॉक्सी अब देखने में पहले से ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लग रही थी, और उसकी आंखों में भी से काफी ज्यादा खतरनाक ओरा निकल रहा था, और साथ ही साथ वो यहाँ पर अपनी डबल लाइटनिंग स्लैश टेक्निक का भी यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, और इस जबरदस्त अटैक की वजह से वो वुल्फ वहाँ पर ही मारा जाता है। और यहाँ पर इसी की वजह से शेंगू की एनर्जी भी काफी ज्यादा लो हो गई थी। अब उसकी कल्टीवेशन तो यहाँ पर लो हो चुकी थी, और यहाँ पर शेंगू में भी ग्रीन कलर का नाइटमेयर था, जो बाहर आके उसकी बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखते हुए मोयान एकदम से उठ के खड़ा होता है और सोचता है कि अब मुझे भी अपने आप को जल्दी से ताकतवर करना होगा, अगर क्योंकि मैं ताकतवर ना हुआ तो मेरा भी शेंगू वाला ही हाल होगा। ये सोचते ही मोयान मैड वुल्फ की बॉडी से सोल क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है और उसे मूजी को दे देता है, और उसके बाद वहाँ से जाने ही लगता है कि यहाँ पर मोयान के सर में काफी बुरी तरह से दर्द शुरू हो गया था। तो मोयान को यहाँ पर पता चल चुका था कि उसकी बॉडी में वही नाइटमेयर एक्टिवेट हो चुका है। ये देखते हुए सोच रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये इतना जल्दी एक्टिवेट कैसे हो सकता है, जबकि यहाँ पर तो वो नाइटमेयर उसकी बॉडी में से बाहर आके उसकी सोल की एनर्जी को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। और मोयान की तकलीफ में होने की वजह से यहाँ पर मोजी भी तकलीफ में थी, क्योंकि वो तो अब उसकी सोल के साथ कनेक्टेड थी। तो मोयान गुस्से में उसे कहता है कि नाइटमेयर मेरी जान छोड़ दे, अगर तू मेरी सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेगा तो मैं तुझे ज्यादा फिट कैसे करवा सकूंगा। लेकिन उस नाइटमेयर को क्या ही फर्क पड़ने वाला था, इसीलिए वो उसकी सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है, और उसकी सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद वो उसकी बॉडी के अंदर दोबारा फिर से चला जाता है। तो यहाँ पर मोयान कहता है कि इसने तो मेरी 80% एनर्जी खा ली। फिर मोयान फौरन से मूजी के पास जाता है, क्योंकि यहाँ पर मूजी भी काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी। उसके जख्मों के ऊपर मरहम लगाता है और फिर
उसे सोल सी के अंदर भेज देता है ताकि वो थोड़ी देर के लिए आराम कर सके। फिर मोयान यहाँ पर खुद भी अपने सिल्क वर्म के साथ अपने घर को चला जाता है ताकि वो भी कुछ देर के लिए आराम कर सके। दूसरी तरफ हम लोग मिस्टर काओ को देखते हैं, जिनके पास उनका मुलाजिम भागा भागा आके उन्हें बताता है कि क्या आप जानते हैं कि शेंगू जंगल में मारा गया। मिस्टर काओ को तो शेंगू काफी ज्यादा पसंद था, इसीलिए वो गुस्से में आके कहते हैं कि ये काम किसने किया। तो उनका मुलाजिम बताता है कि सभी स्टूडेंट्स तो कल रात को अपने कमरों में ही मौजूद थे। उसकी बात सुन के मिस्टर काओ को और भी गुस्सा आता है, तो कहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को अभी के अभी इकट्ठा करो। और फिर वो खुद से सोचते हैं कि शेंगू तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और अगर मैं उसे इवल पैलेस में भेज देता तो शायद मुझे कुछ ना कुछ तो इनामात मिल ही जाते। उसका सारा प्लान तो धरे का धरा ही रह गया। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही स्टूडेंट आते हैं तो मिस्टर काओ उनसे पूछता है कि ये बताओ कि शेंगू को किसने मारा। तो सारे स्टूडेंट आपस में ये बात कर रहे थे कि उसके पास तो लेवल 9 का बीस्ट है, इसलिए उसको कैसे कोई मार सकता है। जबकि फेंग्यू इस बात के बारे में जानती थी कि ये काम तो मोयान का है, क्योंकि रात को जब वही रूम में आया था तो वो काफी ज्यादा घायल लग रहा था। मिस्टर काओ का गुस्सा अभी भी कम नहीं हो रहा था, तो उन सब लोगों से कहते हैं कि अब कल के कल ही तुम लोगों की फाइट करवाई जाएगी और तुम लोग जानते हो कि सिर्फ तुम लोगों में से 10 ही स्टूडेंट सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन मोयान ये बात सुन के काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि मोक्सी की तबीयत अभी काफी ज्यादा खराब है। उसकी तो पुरानी इंजरीज भी अभी तक हील नहीं हुई। फिर जैसे ही वो अपने रूम में आता है तो मिस फेंग्यू से कहती है कि मैं जानती हूँ ये काम तुमने किया है। मोयान उसकी बात का जवाब नहीं देता, तो वो कहती है कि मुझे सोल बीस्ट की बुक चाहिए ताकि मैं उसमें से कुछ तैयारी कर सकूं। वो बुक लेने के बाद फेंग्यू से कहती है कि मोयान तुम काफी ज्यादा खतरनाक हो। तो वो उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि इस आइलैंड में क्या ही चीज अच्छी है। हम यहाँ पर एक दूसरे की जान लेने के लिए आए हैं, इसीलिए इस आइलैंड के ऊपर सर्वाइव करने के लिए हमें खतरनाक तो होना ही होगा। फिर वो दोबारा से सवाल करते हुए उससे कहती है कि मैं जानती हूँ शेंगू को तुमने मारा है, लेकिन शेंगू से भी ज्यादा खतरनाक 2 और आदमी हैं, जिनमें से पहला है फेंगू और दूसरा है जीकू। और अगर तुम इस फाइट में जीत के सर्वाइव करना चाहते हो तो तुम्हें इन दोनों को भी सबसे पहले खत्म करना होगा। लेकिन मोयान उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि उससे कहता है कि अब जाके तुम्हें आराम करना होगा, क्योंकि सुबह हम लोगों को फाइट की भी तैयारी करनी है। फिर नेक्स्ट डे में फाइटिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर होस्ट उन लोगों को फाइटिंग के रूल्स बता रहा था कि तुम लोग टोटल 40 लोग हो और तुम लोगों को 20-20 में डिवाइड कर दिया गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि 20 लोगों में से 2-2 डिसाइपल में आपस में फाइटिंग करनी है। और जो 10 लोग इस फाइटिंग में सर्वाइव करेंगे वही होंगे असल सर्वाइवर और बाकी के सभी इसमें मारे जाएंगे। मोयान यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब तो मुझे यहाँ पर 2-2 फाइट्स करना और जीतना होगी, जबकि मूजी की तबीयत तो पहले ही थोड़ी ठीक नहीं। फिर मिस्टर काओ तमाम बच्चों से कहते हैं कि ये तुम लोगों के पास सर्वाइव करने का आखिरी मौका होगा, इसीलिए अपने दुश्मन पर बिल्कुल भी रहम मत करना, हो सके तो उसे टुकड़े टुकड़े कर देना। ये सब कुछ सुन के एक बच्चा वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तो मास्टर काओ फौरन से अपने फेयर बीस्ट को वहाँ पर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा फौरन से मारा जाता है। अब सब स्टूडेंट्स को इस बात का पता चल चुका था कि यहाँ पर जीतने के अलावा और उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। उसी के साथ अब यहाँ पर फाइटिंग भी शुरू हो गई थी। अब यहाँ पर हमें और भी तरह तरह के बीस्ट भी देखने को मिल रहे थे। जैसे ही यहाँ पर मोयान की फाइटिंग की बारी आती है, और मोयान की फाइटिंग यहाँ पर एक लड़की के साथ होनी थी, जो कि उसे देख के कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन रखा है। यहाँ पर वो लड़की चालाकी करते हुए अपने हाथ से एक पॉइजनस हर्ब निकाल लेती है। इससे पहले कि वो इस हर्ब को मोयान की तरफ थ्रो कर पाती, मोयान के एक ही अटैक की वजह से वो पॉइजनस हर्ब उसी के हाथ के अंदर चुभ जाता है, जिसकी वजह से उसी की मौत हो गई थी। मोयान के इस काम ने अब सभी को काफी ज्यादा हैरान कर दिया था। इसीलिए मिस्टर काओ अपने एक सर्वेंट को बुला के उसके कान में कहते हैं कि मोयान की अगली फाइट जे किंग के साथ करवा दो, क्योंकि वो ये चाहता था कि मोयान जल्दी ही मारा जाए। और मिस्टर काओ ने बिल्कुल ऐसा ही किया, मोयान की अगली फाइट जे किंग के साथ करवा दी। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि देखते ही देखते काफी ज्यादा स्टूडेंट मारे गए और सर्वाइवल में बस अब सिर्फ 11 ही बचे थे। इसका मतलब तो ये हुआ अब किसी और स्टूडेंट को भी मरना होगा। और आखिरी फाइट भी यहाँ पर मोयान और जे किंग के दरमियान में ही रह गई थी। जे किंग तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा साइकोपैथ इंसान था और उसे खुद पर काफी ज्यादा गुरूर भी था। और मोयान भी यहाँ पर यही सोच रहा था कि कुछ भी करके मुझे इस फाइट को तो जीतना ही होगा। तो यहाँ पर मिस्टर काओ के इशारे करते ही इस फाइट को शुरू कर दिया गया और यहाँ पर वो दोनों ही अपने सोल पैट को भी बाहर निकाल लेते हैं। और उसी वक्त वो एकदम अपना चाकू उसकी तरफ थ्रो करता है और यहाँ पर जे किंग हंसते हुए कहता है कि सॉरी मेरा चाकू मेरे हाथ से छूट गया, जबकि मोयान इस अटैक से फौरन से ही बच जाता है। और यहाँ पर हम जे किंग के पेट को भी देखते हैं, जो कि एक स्केली सरपेट था। अब एक स्केली सरपेट अपने पॉइजन की वजह से काफी ज्यादा मशहूर था। तो जे किंग अपने स्केली सरपेंट को हुक्म करता है कि फौरन से इस फॉक्स को जकड़ लो। यहाँ पर फॉक्स भी एकदम से अपने पंजों के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। अब वो स्केली सरपेट यहाँ पर गोल गोल घूमते हुए मोक्सी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर मोयान उसे आवाज लगाता है कि जंप। उसकी आवाज सुन के मोक्सी फौरन से जंप कर देती है और उस जाल से बच जाती है। तो जे किंग हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि क्या ये वाकई ही सर्वाइव कर पाएगी? तो वो अपने स्केली सरपेट को एकदम से अपना पॉइजन थ्रो करने का हुक्म दे देता है। ये सुनते ही वो मोक्सी के ऊपर पॉइजन थ्रो करता है और मोक्सी भी बड़ी मुश्किल से उससे बचती है।
ये मुकाबला तो बहुत ही ज्यादा सख्त होने वाला था क्योंकि मोक्सी तो उसके ऊपर मुसलसल अटैक कर रही थी, लेकिन उस स्केली सरपट के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी स्किन काफी ज्यादा हार्ड थी। और यहाँ पर मोक्सी की काफी ज्यादा एनर्जी लॉस हो जाती है, उसकी टांगे भी कांपना शुरू हो गई थी। मोयान यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और मोक्सी को कुछ समझाता है। मोक्सी को भी उस बात की समझ आ गई थी और फिर मोक्सी यहाँ पर जंप करते हुए स्केली स्केल के अंदर चली जाती है। क्योंकि उसकी बॉडी बाहर से तो काफी ज्यादा हार्ड थी लेकिन अंदर से नरम थी, तो मॉक्सी उसकी बॉडी के अंदर जाके अपनी स्प्लैशिंग लाइट का इस्तेमाल करते हुए उसकी बॉडी को अंदर से इंजर्ड कर देती है और उसके बाद बड़ी आराम से उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है। अब इस अटैक की वजह से वो स्केली स्नेक एकदम से ही मारा गया था और जे किंग भी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए खुद ही अपने चाकू से अपना गला काट लेता है। अब ये देखते हुए मिस्टर काओ को काफी गुस्सा आता है और वो खुद ही अरीना में आके कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि शेंगू को भी तुमने ही मारा था और तुमने मेरे साथ झूठ बोला है, इस बात की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। वो उसे काफी बुरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर डेविल मास्टर की आवाज आती है कि इस लड़के को कुछ ना कहो क्योंकि इस लड़के के अंदर मेरा नाइटमेयर है और मैं चाहता हूँ कि अभी मेरा नाइटमेयर और ज्यादा पावरफुल हो जाए। मिस्टर काओ उसे छोड़ तो देते हैं लेकिन उसके बाद उसके रूममेट से कहते हैं कि इसे रूम में ले जाओ। फिर मोयान यहाँ पर मोक्सी के साथ पहाड़ पर बैठा हुआ था और उसे कहता था कि अब मैं इस लैंड में से एस्केप होने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। फिर वो मैड वुल्फ के अंदर से निकाला हुआ सोल क्रिस्टल यहाँ पर मोजी को खिला देता है, जिसकी वजह से वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गई थी। ये देखते हुए मोयान उसे काफी ज्यादा प्यार करता है और उसे कहता है कि तुम तो एक म्यूटेटेड फॉक्स हो, यानी कि तुम्हें मैं जितना खिलाऊंगा तुम उतनी ही ज्यादा पावरफुल और इस दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल बीस्ट बन जाओगी। जबकि दूसरी तरफ हम मिस्टर काओ को देखते हैं जिन्होंने मोयान को थोड़ी देर के लिए तो छोड़ ही दिया था, लेकिन उनके शैतानी दिमाग में भी काफी ज्यादा मंसूबे आ रहे थे, इसीलिए वो अपने शागिर्द को बुला के उसके साथ कुछ बात करते हैं।